नमस्ते, द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी यूपीएससी सोशियोलॉजी ऑप्शनल सीरीज में हम चर्चा करेंगे भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों की समस्याओं पर। प्रॉब्लम्स ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज। भारत की पहचान ही इसकी विविधता से है। एक मल्टीलिंगुअल, मल्टी रिलीजियस देश जिसका कैरेक्टर एकदम प्लूरलिस्टिक है। यहाँ सदियों से आप देखें तो अलग-अलग धर्मों, समुदायों के लोग साथ रहते आए हैं, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सोशल फैब्रिक बनाते हुए। बिल्कुल। और अगर आप आंकड़ों पर एक नजर डालें तो ये विविधता साफ दिखती है। सेंसस के हिसाब से देखें तो करीब 82.41% आबादी हिंदूज की है, लेकिन इसी के साथ एक महत्वपूर्ण हिस्सा मुस्लिम्स का है, लगभग 11.67%। फिर क्रिश्चियंस हैं 2.32%, सिख्स 2%, बुद्धिस्ट 0.77%, जैन्स 0.41% और कई अन्य समुदाय भी हैं, करीब 0.43%। और हमारा संविधान इन सभी को बराबर के अधिकार और अपॉर्चुनिटीज देने की बात करता है। हाँ, तो अपनी संख्या यानी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के आधार पर हिंदूज यहाँ मेजॉरिटी में हैं और बाकी धार्मिक समुदाय रिलीजियस माइनॉरिटीज या धार्मिक अल्पसंख्यक कहलाते हैं। तो फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले ये समझना जरूरी है कि सोशियोलॉजी में माइनॉरिटी का मतलब क्या है, क्योंकि ये सिर्फ गिनती का मामला तो नहीं लगता। सही कहा आपने। डिक्शनरी मीनिंग तो बहुत सीधा है, किसी समूह की छोटी संख्या किसी बड़े समूह के मुकाबले में। जैसे अगर दो ग्रुप्स हैं, एक में 100 लोग, दूसरे में 10, तो 10 वाला ग्रुप माइनॉरिटी हो गया। सिंपल अरिथमेटिक है। लेकिन सोशियोलॉजी में ये इतना सिंपल नहीं है ना? यहाँ मामला सिर्फ नंबर्स का नहीं लगता, बल्कि सोशल स्टेटस, पावर, ट्रीटमेंट, इन सब का भी है। जैसे हम कई बार देखते हैं कि न्यूमेरिकली बड़े ग्रुप भी मार्जिनलाइज्ड महसूस कर सकते हैं, या फिर न्यूमेरिकली छोटे ग्रुप भी काफी इन्फ्लुएंशियल हो सकते हैं। तो सोशियोलॉजी इसे कैसे देखती है? एग्जैक्टली। सोशियोलॉजी में माइनॉरिटी सिर्फ न्यूमेरिकल स्मॉलनेस नहीं है, ये उन लोगों की कैटेगरी है जिन्हें समाज में अनइक्वल या आप कह सकते हैं इंफीरियर ट्रीटमेंट मिलता है। और ये ट्रीटमेंट उनकी फिजिकल या कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से होता है। जैसा सोच बताता है, ये ऐसे लोग हैं जिन्हें उनकी खास पहचान के कारण निशाना बनाया जाता है या अलग समझा जाता है। इसमें एक पावर डायमेंशन जुड़ा हुआ है। मेजॉरिटी ग्रुप के पास ज्यादा सोशल, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल पावर होती है अक्सर, और माइनॉरिटी ग्रुप अक्सर इस पावर स्ट्रक्चर में सबऑर्डिनेट पोजीशन पर होता है। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि इसमें डिसएडवांटेज, प्रेजुडिस या डिस्क्रिमिनेशन का एलिमेंट केंद्रीय है। सोर्स में भी यही बात है। कोई भी पहचाना जा सकने वाला रेशियल, रिलीजियस या एथनिक ग्रुप जो समुदाय में प्रेजुडिस या डिस्क्रिमिनेशन की वजह से नुकसान झेलता है, तो ये ट्रीटमेंट ही उन्हें माइनॉरिटी बनाता है, न कि सिर्फ उनकी संख्या देखती है। ये शेयर्ड आइडेंटिटी अक्सर डिस्क्रिमिनेशन या डिसएडवांटेज के शेयर्ड एक्सपीरियंसेस से और मजबूत होती है। अब अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट पर आएं, तो ये दिलचस्प है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी शब्द इस्तेमाल तो हुआ है, खासकर आर्टिकल्स 29 और 30 में हम देखते हैं, लेकिन इसे कहीं एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं किया गया है। ऐसा क्यों? क्या इसका कोई खास कारण था? हाँ, ये बात सही है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई फॉर्मल डेफिनेशन नहीं दी गई है। शायद संविधान निर्माता इसे किसी रिजिड डेफिनेशन में बांधना नहीं चाहते थे, ताकि इसकी इंटरप्रिटेशन फ्लेक्सिबल रहे और समय और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इसे समझा जा सके। पर डेफिनेशन ना होने के बावजूद संविधान अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अधिकारों के लिए बहुत स्पष्ट प्रावधान करता है। जैसे कि आर्टिकल 29। ये क्या कहता है? आर्टिकल 29(1) कहता है कि भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिकों के किसी भी सेक्शन को, जिनकी अपनी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर है, उसे कंजर्व करने का अधिकार होगा। ये बहुत व्यापक सुरक्षा है जो सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटीज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को भी कवर करती है। ये पहचान को बनाए रखने का एक फंडामेंटल राइट देता है। और आर्टिकल 29(2) भी महत्वपूर्ण है ना, जो कहता है कि स्टेट रन या स्टेट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में किसी भी नागरिक को सिर्फ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज या इनमें से किसी के आधार पर एडमिशन देने से मना नहीं किया जाएगा। सही। और फिर आता है आर्टिकल 30, जो स्पेसिफिकली माइनॉरिटीज के एजुकेशनल राइट्स की बात करता है। आर्टिकल 31 कहता है कि सभी माइनॉरिटीज को, चाहे वो रिलीजन पर आधारित हों या लैंग्वेज पर, उन्हें अपनी पसंद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर करने का अधिकार होगा। ये सिर्फ अपनी संस्कृति बचाने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी अगली पीढ़ी को अपनी वैल्यूज, नॉलेज और ट्रेडिशंस
पास ऑन करने का एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म देता है। हाँ, ये वाकई एम्पावरमेंट का एक जरिया लगता है। अपनी पसंद के स्कूल, कॉलेज खोलना और चलाना, ये अपनी पहचान को जिंदा रखने के लिए बहुत जरूरी हो सकता है। बिल्कुल। और आर्टिकल 32 ये भी कहता है कि सरकार एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एड देते समय इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगी कि वो किसी माइनॉरिटी के मैनेजमेंट में है। इसके अलावा हमारे संविधान का प्रीएम्बल तो है ही, जो सभी नागरिकों के लिए जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टाटस एंड अपॉर्चुनिटी और फ्रेटर्निटी की गारंटी देता है। फंडामेंटल राइट्स में भी डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ प्रोटेक्शंस हैं। थियोरेटिकली संविधान ने एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने की पूरी कोशिश की है। तो ये तो हुई संवैधानिक स्थिति। अब अगर हम उन समस्याओं पर आएं जिनका सामना माइनॉरिटीज को करना पड़ता है, जैसा कि सोर्स मटेरियल बताता है, तो दुनिया भर में दो मुख्य तरह की प्रॉब्लम्स दिखती हैं। ये कोई सिर्फ भारत की कहानी नहीं, बल्कि एक ग्लोबल फिनोमिनन लगता है। हाँ, सोर्स के मुताबिक ये दो मुख्य समस्याएं हैं। पहली, प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन की समस्या, और दूसरी, अपनी विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक पहचान मतलब डिस्टिंक्ट सोशल कल्चरल लाइफ को बनाए रखने की चुनौती। ये दोनों समस्याएं अक्सर आपस में जुड़ी हुई भी होती हैं। ठीक है, तो पहले प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन पर बात करते हैं। ये दो शब्द अक्सर साथ में इस्तेमाल होते हैं, कभी-कभी इंटरचेंजेबली भी, लेकिन इनमें एक बारीक फर्क है ना? सोर्स इसे कैसे स्पष्ट करता है? सोर्स इसे बहुत साफ तरीके से अलग करता है। प्रेजुडिस एक प्री जज्ड एटीट्यूड है, यानी किसी ग्रुप के मेंबर्स के बारे में पहले से ही एक नकारात्मक राय बना लेना, बिना किसी ठोस आधार या अनुभव के। ये बस एक सोच है, एक भावना जो अक्सर स्टीरियोटाइप्स पर आधारित होती है। जैसे किसी खास समुदाय के बारे में ये मान लेना कि वो लोग भरोसे के लायक नहीं होते, या वो तो बड़े कट्टर होते हैं। ये सब प्रेजुडिस के उदाहरण हैं। ये दिमाग में रहता है। अच्छा, तो ये एक तरह की मेंटल रिजिडिटी हुई, बिना जाने समझे किसी पूरे ग्रुप को लेबल कर देना। तो फिर डिस्क्रिमिनेशन क्या है? ये प्रेजुडिस से कैसे अलग है? प्रेजुडिस सोच है, डिस्क्रिमिनेशन उस सोच पर आधारित व्यवहार है। जब आप किसी व्यक्ति या समूह के साथ उनके ग्रुप मेंबरशिप के आधार पर अनुचित व्यवहार करते हैं, उन्हें अवसरों से वंचित करते हैं, तो वो डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। सोच कहता है कि इसमें किसी दूसरे ग्रुप के मेंबर्स को वो अवसर ना देना शामिल है जो अपने ग्रुप के वैसे ही क्वालिफाइड मेंबर्स को दिए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर? जैसे किसी को नौकरी देने से मना कर देना क्योंकि वो किसी खास धर्म का है, भले ही वो पूरी तरह क्वालिफाइड हो, या किसी को किराया पर घर ना देना उसकी जाति या समुदाय की वजह से, या स्कूल में किसी बच्चे को अलग थलग करना उसकी भाषा या पहनावे के कारण। ये सब डिस्क्रिमिनेशन के कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स हैं। प्रेजुडिस अदृश्य हो सकता है, पर डिस्क्रिमिनेशन अक्सर दिखाई देता है और महसूस किया जाता है। अब अगर इसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो जैसा हमने बात की, कॉन्स्टिट्यूशन तो डिस्क्रिमिनेशन के सख्त खिलाफ है। आर्टिकल 15 एक साफ कहता है कि स्टेट किसी नागरिक के खिलाफ सिर्फ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15(2) इसे और आगे ले जाता है और कहता है कि दुकानों, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट या कुओं, तालाबों, सड़कों वगैरह के इस्तेमाल पर भी इन आधारों पर कोई डिसेबिलिटी, लायबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन या कंडीशंस नहीं लगाई जा सकती हैं। आर्टिकल 25 धर्म की स्वतंत्रता देता है, तो कानूनी तौर पर तो अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में कोई रोक नहीं होनी चाहिए, चाहे वो एजुकेशनल हो या इकोनॉमिक। हाँ, लीगल प्रोटेक्शन तो है। कॉन्स्टिट्यूशन नॉन डिस्क्रिमिनेशन का प्रिंसिपल एस्टैब्लिश करता है। लेकिन सोर्स यहाँ एक ऑब्जर्वेशन रखता है, खासकर मुस्लिम्स का उदाहरण देते हुए, कि शायद ये समुदाय अवसरों का उतना फायदा उठाने में सक्षम नहीं रहा है जितना कुछ अन्य समुदाय। अब सोर्स इसे सीधे सीधे डिस्क्रिमिनेशन का नतीजा नहीं बताता। सोर्स का इंटरप्रिटेशन ये है कि शायद ये समुदाय कॉम्पिटिटिव रेस में कुछ पीछे रह गए हैं। यहाँ ये रेखांकित करना महत्वपूर्ण है कि ये सोर्स का अपना विश्लेषण और शब्दावली है। ये कॉम्पिटिटिव रेस वाली बात थोड़ी विचार करने लायक है। क्या सोर्स इसे और स्पष्ट करता है? क्योंकि पीछे रह जाने के पीछे तो कई जटिल सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक कारण हो सकते हैं। इसे सिर्फ कंपटीशन में पिछड़ना कहना शायद थोड़ा सिंप्लिफिकेशन हो। बिल्कुल, ये एक कॉम्प्लेक्स इशू है। सोर्स इस पर ज्यादा विस्तार में नहीं जाता, लेकिन ये इशारा करता है कि कानूनी बराबरी के बावजूद वास्तविक अवसरों तक पहुंच या उनका लाभ उठाने में अंतर हो सकता है।
ये अंतर क्यों है, इसके कई कारण हो सकते हैं। ऐतिहासिक वंचना मतलब डेप्रिवेशन, एजुकेशनल बैकवर्डनेस, एक्सेस टू रिसोर्सेज में कमी, या शायद कुछ हद तक डिस्क्रिमिनेशन भी, जिसे सोर्स सीधे तौर पर नहीं कहता है। ये कॉम्पिटिटिव रेस फ्रेमिंग सोशियोलॉजिकल एनालिसिस के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकती है, पर इसे पूरी कहानी नहीं मानना चाहिए। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेशन के कानूनी मनाही के बावजूद जमीनी हकीकत जटिल हो सकती है। अब प्रेजुडिस पर आते हैं। कानून डिस्क्रिमिनेशन को तो रोक सकता है या सजा दे सकता है, लेकिन लोगों के मन में बैठे प्रेजुडिस का क्या? इसे कानून कैसे खत्म करेगा? सोर्स इस बारे में क्या कहता है? ये एक बहुत अहम नुक्ता है। सोर्स कहता है कि प्रेजुडिसेस और स्टीरियोटाइप थिंकिंग तो कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज का एक आम फीचर है, और भारत कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये हमारे सामाजिक माहौल में कहीं न कहीं मौजूद रहते हैं। सोर्स कुछ आमतौर पर सुने जाने वाले स्टीरियोटाइप्स का उदाहरण भी देता है, जैसे, और ये सिर्फ सोर्स के उदाहरण हैं, इन्हें बढ़ावा देने के लिए नहीं कहा जा रहा, हिंदूज आर क्राउड्स, मुस्लिम्स आर राउडीज, सिख्स आर डलर्ड्स, क्रिश्चियंस आर कन्वर्टर्स। सोर्स के अनुसार ये बयान समाज में मौजूद गहरे धार्मिक पूर्वाग्रहों को दर्शाते हैं। और सोर्स ये भी कहता है कि आम लोग, जिन्हें वो गलिबल कहता है, वो अक्सर इन स्टेरियोटाइप्स की सच्चाई जांचने की कोशिश नहीं करते और इनसे प्रभावित हो जाते हैं। आजकल तो खैर सोशल मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज़माने में ये और भी तेज़ी से फैलता है। इसका नतीजा क्या होता है फिर? नतीजा ये होता है कि अलग-अलग धार्मिक समुदायों के बीच सोशल डिस्टेंस बढ़ता है। शक, अविश्वास और अदरिंग की भावना पैदा होती है। लोग एक दूसरे को व्यक्तियों के तौर पर देखने के बजाय स्टीरियोटाइप्स के चश्मे से देखने लगते हैं। सोर्स का मानना है कि ये समस्या भारत में अब भी बनी हुई है, और ये आपसी समझ और सद्भाव के लिए एक बड़ी चुनौती है। ये रोजमर्रा की बातचीत में, मजाक में, फिल्मों में और दुर्भाग्य से कभी-कभी राजनीतिक भाषणों में भी झलक जाता है। तो ये हुई पहली समस्या, प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन की। अब दूसरी बड़ी चुनौती पर आते हैं, जो सोर्स बताता है। अपनी विशिष्ट सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान यानी डिस्टिंक्ट सोशल एंड कल्चरल लाइफ को बनाए रखने की समस्या। इस बारे में सोर्स का क्या कहना है? इस मामले में सोर्स भारत की संवैधानिक व्यवस्था की काफी तारीफ करता है। सोर्स के अनुसार भारत उन चुनिंदा देशों में से है जिसने अपने सभी धार्मिक समुदायों को अपना धर्म मानने, प्रैक्टिस करने और प्रचार करने की पूरी और बराबर आज़ादी दी है। जैसा हमने पहले चर्चा की, आर्टिकल 25 यही गारंटी देता है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। ये यूनिफॉर्मिटी पर जोर नहीं देता, बल्कि भारत की यूनिटी इन डाइवर्सिटी के प्रिंसिपल को दर्शाता है। और आर्टिकल 31 भी इसी दिशा में एक कदम है ना, जो माइनॉरिटीज को अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चलाने का अधिकार देता है। ये सीधे तौर पर अपनी भाषा, संस्कृति और धार्मिक शिक्षाओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में मदद करता है। बिल्कुल, इन संवैधानिक अधिकारों के जरिए माइनॉरिटीज को अपनी सोशो कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रिजर्व करने और प्रमोट करने का पूरा अवसर दिया गया है। वे अपने त्योहार मना सकते हैं, अपनी भाषा बोल सकते हैं, अपनी रीति रिवाजों का पालन कर सकते हैं और अपनी शिक्षण संस्थाएं चला सकते हैं जहां वे अपनी विशिष्ट पहचान को बनाए रख सकें। इसके अलावा एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम भी है ना? माइनॉरिटीज कमीशन का जिक्र सोर्स में है। इसका क्या रोल है? नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 के तहत एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई है। इसका काम अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना है, उनके सोशियो इकोनॉमिक और एजुकेशनल डेवलपमेंट पर नजर रखना है और अल्पसंख्यकों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन की शिकायतों की जांच करना है। ये अल्पसंख्यकों के लिए एक मंच प्रदान करता है जहां वे अपनी समस्याएं रख सकते हैं और सरकार को रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। राज्यों में भी स्टेट माइनॉरिटीज कमीशंस हैं। ये दिखाता है कि सिर्फ संवैधानिक अधिकार ही नहीं, बल्कि उन्हें लागू करवाने और निगरानी करने के लिए इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स भी बनाए गए हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सोर्स इस दूसरी समस्या यानी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने की चुनौती के बारे में क्या निष्कर्ष निकालता है? इस बिंदु पर सोर्स का नजरिया काफी सकारात्मक है। सोर्स का तर्क है कि जहां तक अपनी संस्कृति और धर्म को बचाने और प्रैक्टिस करने का सवाल है, भारतीय संविधान और कानूनी ढांचा इतने मजबूत और स्पष्ट अधिकार देता है कि इस मामले में किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय को सरकार से कोई शिकायत, कोई ग्रीवेंस नहीं होनी चाहिए। सोर्स का मानना है कि आर्टिकल 25 से 30 तक दिए गए अधिकार और माइनॉरिटीज कमीशन जैसे संस्थान ये सुनिश्चित करते हैं कि अल्पसंख्यकों के पास अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखने के लिए पर्याप्त संवैधानिक और कानूनी प्रोटेक्शंस मौजूद हैं। ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये सोर्स का इंटरप्रिटेशन और असेसमेंट है।
तो सोर्स का आर्गुमेंट यह है कि लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के लिहाज से कल्चरल प्रिजर्वेशन की गारंटी है। जी हाँ। बेशक सामाजिक स्तर पर चुनौतियां हो सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कानूनी तौर पर अधिकार सुरक्षित हैं। हाँ, सोर्स का फोकस मुख्य रूप से कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजंस पर है और उस आधार पर वो इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के मामले में फ्रेमवर्क बहुत रोबस्ट है। तो ये थी धार्मिक अल्पसंख्यकों की कुछ प्रमुख समस्याओं पर एक विस्तृत चर्चा। जैसा कि हमारे सोर्स मटेरियल में दर्शाया गया है, हमने देखा कि अल्पसंख्यक होना सिर्फ संख्या का मामला नहीं, बल्कि सामाजिक व्यवहार और शक्ति संरचना से भी जुड़ा है। हमने प्रेजुडिस यानी नकारात्मक रवैया और डिस्क्रिमिनेशन यानी नकारात्मक व्यवहार के बीच के अंतर को समझा। हमने ये भी देखा कि कैसे भारतीय संविधान डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे आर्टिकल 15, 25, और साथ ही अल्पसंख्यकों को अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान बनाए रखने के अधिकार भी देता है, जैसे आर्टिकल 29, 30। सोर्स ये भी इंगित करता है कि कानूनी सुरक्षा के बावजूद सामाजिक पूर्वाग्रह यानी प्रेजुडिस समाज में मौजूद है और कुछ समुदाय अवसरों की दौड़ में पीछे रह सकते हैं। हालांकि सोर्स इसे सीधे भेदभाव से नहीं जोड़ता है। वहीं सांस्कृतिक संरक्षण के मामले में सोर्स संवैधानिक ढांचे को पर्याप्त मानता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम भारत में अल्पसंख्यकों की कुछ समस्याओं पर, मतलब सम ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ माइनॉरिटीज इन इंडिया, इस पर थोड़ी बात करेंगे। देखिए, संविधान तो बराबरी की बात करता है, सबको समान अधिकार देता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कई बार थोड़ी अलग महसूस होती है। हमारे पास जो दस्तावेज है वो बताते हैं कि धार्मिक अल्पसंख्यकों को, मतलब रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को, अक्सर कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि इन दस्तावेजों में क्या खास बातें सामने आती हैं। तो सबसे पहली और शायद सबसे बुनियादी बात जो उभर कर आती है वो है सुरक्षा की भावना, मतलब फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी। अल्पसंख्यकों में अक्सर ये एहसास पाया जाता है कि उन्हें हिफाजत की ज़रूरत है, खासकर जब माहौल थोड़ा गर्म हो, जैसे कोई कम्युनल वायलेंस की घटना हो जाए या फिर कोई बड़े धार्मिक जलसे या त्योहार का समय हो। ऐसे में अक्सर पुलिस प्रोटेक्शन की मांग उठती है। बिल्कुल, और ये सरकार के नज़रिए से देखें तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। हर नागरिक को सुरक्षा देना, और ख़ास तौर पे जब तनाव का माहौल हो, तो अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को सुरक्षित महसूस कराना ये आसान काम नहीं है। इसमें लॉजिस्टिक्स लगते हैं, पैसा खर्च होता है, ये काफ़ी एक्सपेंसिव मामला है। और अगर सरकार इसमें कहीं चूक जाती है, मतलब प्रोटेक्शन देने में नाकाम रहती है, तो फिर जाहिर है सवाल उठते हैं, आलोचना होती है। हमारे पास जो जानकारी है उसमें इसके उदाहरण भी दिए गए हैं। हाँ, जैसे दिल्ली में 1984 का वाकया, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो हिंसा हुई, उसमें सिख समुदाय को वक्त पर सुरक्षा ना दे पाने के लिए तब की राजीव गांधी सरकार पर काफी उंगलियां उठी थीं। सही कहा, वो बहुत ही दुखद दौर था और उसने साफ दिखाया कि कैसे अचानक भड़की हिंसा के सामने सरकारी तंत्र कई बार बेबस नजर आ सकता है। इसी तरह गुजरात में 2002 के दंगों का भी जिक्र मिलता है। उस दौरान हुई सांप्रदायिक हिंसा में मुस्लिम अल्पसंख्यकों को पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिल पाई, ऐसा कहा गया, और इसके लिए गुजरात सरकार की भी काफी आलोचना हुई। तो ये पैटर्न दिखता है कि अलग अलग वक्त पर अलग अलग सरकारों के सामने ये चुनौती खड़ी हुई है। और इन दस्तावेजों में कश्मीर का भी जिक्र है। वहाँ हिंदू और सिख अल्पसंख्यकों पर कुछ मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट्स द्वारा जो ज्यादतियां होती रही हैं, उनके खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा न दे पाने के लिए भी सरकार की नाकामी या इनएफिशिएंसी की बात कही गई है। हाँ, ये भी एक पहलू है जिसे दस्तावेज सामने लाते हैं। तो ये तीनों मामले, दिल्ली 84, गुजरात 2002 और कश्मीर का मसला, ये दिखाते हैं कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा कितना पेचीदा और लगातार बना रहने वाला है। ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं रह जाता, ये सीधे सीधे अल्पसंख्यकों के भरोसे, उनके कॉन्फिडेंस से जुड़ जाता है कि वो इस देश में कितने महफूज हैं, कितना अपनापन महसूस करते हैं। जब सुरक्षा पर सवाल उठता है तो ये भरोसा डगमगाने लगता है। और ये जो सुरक्षा वाली बात है, इसी से जुड़ा हुआ है दूसरा अहम मुद्दा, सांप्रदायिक तनाव और दंगे, मतलब कम्युनल टेंशंस एंड रायट्स। हमारे सामने जो जानकारी है वो कहती है कि आज़ादी के बाद से ये सिलसिला चलता रहा है, कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन ये तनाव और दंगे होते रहे हैं। बिल्कुल, और जब भी ये होते हैं, चाहे चिंगारी कहीं से भी उठी हो, इसका सीधा असर अल्पसंख्यकों के हितों पर, उनके ओवरऑल वेलबींग पर पड़ता है। माहौल में डर और एक किस्म की एंग्जाइटी फैल जाती है, लोगों के बीच शक और अविश्वास की दीवारें खड़ी हो जाती हैं, और फिर सरकार के सामने सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि इस बिगड़े हुए माहौल को कैसे ठीक किया जाए।
लोगों का भरोसा, उनका कॉन्फिडेंस कैसे बहाल किया जाए, ये बहुत मुश्किल काम होता है क्योंकि जख्म गहरे होते हैं। जैसा हमने पहले भी देखा, दिल्ली मतलब 1984 और गुजरात 2002 के दंगों के बाद ये साफ दिखा कि कैसे इन घटनाओं के बाद अल्पसंख्यकों में दोबारा विश्वास पैदा करना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। हाँ, ये घटनाएं इस समस्या की गंभीरता को एकदम साफ कर देती हैं। एक बार जो भरोसा टूटता है, खासकर हिंसा के बाद, तो उसे दोबारा जोड़ना बेहद मुश्किल होता है। इसका असर सिर्फ फौरी तौर पर नहीं होता, बल्कि ये लंबे समय तक समाज के ताने बाने को कमजोर करता रहता है। लोग सालों तक उस डर और अविश्वास के साए में जीते हैं। अगला मुद्दा जो इन दस्तावेजों में उठाया गया है वो है सरकारी नौकरियों यानी सिविल सर्विसेज और राजनीति में प्रतिनिधित्व की कमी का। देखिए, संविधान तो सबको बराबरी और समान अवसर मतलब इक्वालिटी इन इक्वल अपॉर्चुनिटीज देता है, लेकिन इन दस्तावेजों के मुताबिक देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय यानी मुसलमानों में ये भावना काफी आम है कि उन्हें इन संवैधानिक गारंटियों का उतना फायदा नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। उन्हें लगता है कि उन्हें कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया गया है, निग्लेक्टेड महसूस करते हैं। हाँ, ये बात सामने आती है कि ये भावना खास तौर पर मुस्लिम समुदाय में ज्यादा देखने को मिलती है। हालांकि एक दिलचस्प बात यह भी है कि इन्हीं दस्तावेजों के अनुसार दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, सिख, जैन और बौद्ध, उनमें ऐसी भावना उतनी मजबूत नहीं है। इसका एक कारण ये बताया गया है कि ये समुदाय आर्थिक और शैक्षिक तौर पर मतलब इकोनॉमिकली एंड एजुकेशनली कई मामलों में बहुसंख्यक समुदाय से पीछे नहीं है, बल्कि कुछ मामलों में बेहतर स्थिति में भी हैं। तो ये एक तरह से दिखाता है कि अल्पसंख्यक अपने आप में कोई एक जैसा समूह नहीं है, उनके अनुभव भी अलग अलग हैं। बिल्कुल, ये बहुत अहम नुक्ता है। माइनॉरिटी एक मोनोलिथिक ब्लॉक नहीं है। हर समुदाय की अपनी सामाजिक आर्थिक सच्चाई है, अपनी चिंताएं हैं, अपनी उम्मीदें हैं। और प्रतिनिधित्व का सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जब किसी समुदाय को लगता है कि उनकी आवाज़ सत्ता के गलियारों में, एडमिनिस्ट्रेशन में, पॉलिसी मेकिंग में सुनी नहीं जा रही, तो उनमें एक तरह का अलगाव, एलियनेशन की भावना घर कर सकती है। उन्हें लगता है कि वो सिस्टम का हिस्सा नहीं है। और शायद यहीं से अगला पॉइंट जुड़ता है, अलगाववाद की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ सेपरेटिज्म। दस्तावेज कहते हैं कि कभी-कभी कुछ धार्मिक समुदायों की कुछ मांगे ऐसी उठती हैं जो बाकी समाज को मंजूर नहीं होती, और इससे उनके और बाकियों के बीच फासला, जो गैप है, वो और बढ़ जाता है। हाँ, इसके उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे कश्मीर में कुछ मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट की तरफ से स्वतंत्र कश्मीर की मांग। इन दस्तावेजों में कहा गया है कि इस मांग को बाकी देश में ज्यादातर लोग राष्ट्र विरोधी मतलब एंटी नेशनल मानते हैं और ये स्वीकार्य नहीं है। इसी तरह नागालैंड और मिजोरम में कुछ ईसाई एक्सट्रीमिस्ट द्वारा अलग राज्य की मांग का भी जिक्र है। इसे भी अलगाववाद यानी सेपरेटिज्म को बढ़ावा देने वाला माना गया है और इसलिए अस्वीकार्य बताया गया है। और ये भी इशारा है कि ऐसी मांगों के जो हिमायती होते हैं वो अक्सर शांति भंग करते हैं, डिस्टर्बेंसेस पैदा करते हैं और उन राज्यों में कानून और व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं खड़ी करते हैं। बिल्कुल, जब मांगे देश की एकता और अखंडता के दायरे से बाहर जाती हुई दिखती हैं तो उन्हें स्वाभाविक रूप से मंजूरी नहीं मिलती। और ऐसी गतिविधियों से न सिर्फ कानून व्यवस्था पर असर पड़ता है, बल्कि समुदायों के बीच जो थोड़ा बहुत भरोसा होता भी है वो और कम हो जाता है। पहले से मौजूद दरारें और गहरी हो जाती हैं। अगला मुद्दा जो सामने आता है वो थोड़ा पेचीदा है, धर्मनिरपेक्षता पर सख्ती से अमल ना होने का सवाल, यानी फेलियर टू स्टिक स्ट्रिक्टली टू सेक्युलरिज्म। देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर देश है। हमारे संविधान का कोर आइडिया ही सेक्युलर है। दस्तावेज बताते हैं कि लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टीज, यहाँ तक कि मुस्लिम लीग भी खुद को सेक्युलर कहती हैं। हाँ, कागज पर और भाषणों में तो सब सेक्युलर हैं, लेकिन ये दस्तावेज सवाल उठाते हैं कि असलियत में, एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या पार्टियां सेक्युलरिज्म के लिए उतनी कमिटेड हैं जितनी वो दावा करती हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि जो बिल्कुल धार्मिक मुद्दे होते हैं, प्योरली रिलीजियस इश्यूज, उनका राजनीतिकरण कर दिया जाता है, उन्हें पॉलिटिसाइज कर दिया जाता है। पार्टियां वोट बैंक साधने के लिए इन मुद्दों को हवा देती हैं। और इसका उल्टा भी होता है, मतलब जो मुद्दे सेक्युलर हैं या सिर्फ कानून व्यवस्था से जुड़े हैं, उन्हें भी कई बार धार्मिक रंग दे दिया जाता है। बिल्कुल, इन दस्तावेजों के मुताबिक ऐसा लगता है कि पार्टियां अक्सर मौके की तलाश में रहती हैं कि कैसे सांप्रदायिक मुद्दों से पॉलिटिकल एडवांटेज लिया जाए। और जब पार्टियां खुद ऐसा करती हैं तो जाहिर है सेक्युलरिज्म को लेकर उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी, उनकी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। लोगों को लगता है कि ये पार्टियां सेक्युलरिज्म का इस्तेमाल सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रही हैं। ये कोई सिद्धांत नहीं, बल्कि एक सियासी हथियार है। और इसका नतीजा क्या होता है अल्पसंख्यकों पर?
नतीजा ये होता है कि अल्पसंख्यकों के मन में शक और असुरक्षा, सस्पिशन एंड फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी और बढ़ जाती है। उन्हें लगता है कि क्या यह सेक्युलर ढांचा वाकई उनकी हिफाजत कर पाएगा या ये सिर्फ एक दिखावा है। जब पार्टियां खुद ही सेक्युलर सिद्धांतों से समझौता करती नजर आती हैं, तो फिर अल्पसंख्यक किस पर भरोसा करें? व्यवस्था पर उनका यकीन कमजोर होता है। चलिए अब आखिरी मुद्दे पर आते हैं जो इन दस्तावेजों में उठाया गया है, समान नागरिक संहिता यानी कॉमन सिविल कोड या सीसीसी लागू करने से जुड़ी समस्या। कहा गया है कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों के रिश्तों के बीच ये एक और बड़ी रुकावट, एक हर्डल रही है कि अब तक की सरकारें एक कॉमन सिविल कोड लागू करने में नाकाम रही हैं। हाँ, इसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि सच्ची सामाजिक बराबरी, सोशल इक्वालिटी तभी आ सकती है जब शादी, तलाक, विरासत, गोद लेने जैसे मामलों में देश के सभी नागरिकों के लिए एक जैसे कानून हो, यानी एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। लेकिन दस्तावेज बताते हैं कि कुछ समुदाय, खासकर मुसलमान, इसका विरोध करते आए हैं। हालांकि ये भी कहा गया है कि कुछ प्रोग्रेसिव मुसलमान इसके पक्ष में हैं। हाँ, ये बात भी दर्ज है, लेकिन जो रूढ़िवादी ऑर्थोडॉक्स मुसलमान हैं वो उसका कड़ा विरोध करते हैं। उनका मुख्य तर्क ये होता है कि सीसीसी लागू करने से उनकी धार्मिक आज़ादी छिन जाएगी, क्योंकि ये उनके पर्सनल लॉ यानी शरीयत, जो उनके शादी, तलाक जैसे निजी मामलों को गवर्न करता है, उसके खिलाफ होगा। वो इसे अपने धार्मिक मामलों में सीधी दखलंदाजी मानते हैं। दूसरी तरफ सरकार पर इसे लागू करने का दबाव भी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ कहा इस बारे में। बिल्कुल, ये एक तरह का टकराव है। एक तरफ सामाजिक बराबरी, राष्ट्रीय एकता और कानूनों में यूनिफॉर्मिटी का तर्क है, दूसरी तरफ धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक अधिकारों का सवाल है। और सरकारें इस मामले में अक्सर फंसी हुई नजर आती हैं। दस्तावेज बताते हैं कि सरकारें इसे लागू करने से इसलिए हिचकिचाती रही हैं क्योंकि उन्हें मुस्लिम वोटों के नाराज होने का डर रहता है। ये एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बन गया है। इस पर कुछ बुद्धिजीवियों, इंटेलेक्चुअल्स की क्या राय रही है? क्या उसका भी जिक्र है? यूनिफॉर्म सिविल कोड सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इसे लागू करने से पहले अदालती फैसलों, जुडिशियल डिसीजंस और व्यवहारिक सरकारी कदमों, प्रैक्टिकल गवर्नमेंट मेजर्स के जरिए समाज के अलग अलग वर्गों में जरूरी तालमेल, एक किस्म का इंटीग्रेशन लाना होगा। मतलब पहले जमीन तैयार करनी होगी, माहौल बनाना होगा। यानी जल्दबाजी करने के बजाय धीरे धीरे सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए। कुछ ऐसा ही जस्टिस कृष्णा अय्यर का भी हवाला दिया गया है। उन्होंने भी सरकार को चेताया था कि इस मामले में हड़बड़ी ठीक नहीं। उनका कहना था कि जल्दबाजी में उठाए गए कदम, जो लोग बहुत उत्साहित हैं या फिर अंध राष्ट्रवादी चौविनिस्ट हैं, वो इस समस्या को और बिगाड़ देंगे। उनका मानना था कि सोशो पॉलिटिकल मामलों में एक गलत कदम आगे बढ़ने का मतलब होता है 2 कदम पीछे हटना। इसलिए उन्होंने सलाह दी कि कट्टरता या सांप्रदायिक हठधर्मिता, डॉक्ट्रिनेयर और सेक्टेरियन रिजिडिटी के बजाय एक सैद्धांतिक समझौते, प्रिंसिपल कॉम्प्रोमाइज की नीति अपनानी चाहिए, भले ही रास्ता थोड़ा टेढ़ा-मेढ़ा क्यों न हो। तो कुल मिला के ये सीसीसी का पूरा मसला ही काफी विवादास्पद, कंट्रोवर्शियल बन गया है और इन दस्तावेजों के मुताबिक इसने धार्मिक समुदायों के बीच की खाई को कम करने के बजाय शायद और चौड़ा ही किया है। हाँ, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आम सहमति बनाना बहुत मुश्किल साबित हुआ है। ये लगातार बहस, तनाव और राजनीतिक खींचतान का कारण बनता रहा है और इसने मेजॉरिटी माइनॉरिटी रिलेशंस को और जटिल बनाया है। तो ये थी भारत में अल्पसंख्यकों से जुड़ी कुछ अहम समस्याएं जिन पर हमने अभी बात की। जैसा कि हमारे पास मौजूद जानकारी इशारा करती है, सुरक्षा के एहसास से लेकर सांप्रदायिक तनाव, प्रतिनिधित्व में कमी, अलगाववाद की चिंताएं, सेक्युलरिज्म के अमल में ढिलाई और समान नागरिक संहिता का ये पेचीदा मुद्दा, काफी सारे लेयर्स हैं इन मसलों में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों की समस्याओं पर अपनी चर्चा जारी रखते हैं। पिछले हिस्से में हमने आधार तैयार किया था, अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है कि जब हम अल्पसंख्यक कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ संख्या की कमी नहीं है ना? भारत का संविधान भी मेजॉरिटी और माइनॉरिटी ग्रुप्स में फर्क तो करता है, पर दिलचस्प बात यह है कि कहीं भी अल्पसंख्यक की कोई ऐसी, क्या कहते हैं, पत्थर की लकीर वाली परिभाषा नहीं दी गई है। हाँ, ये बात तो है। मतलब कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है कि भी इतने प्रतिशत से कम हो गए तो अल्पसंख्यक। और ये अल्पसंख्यक भी आपने कहा 2 तरह के हैं, भाषाई और धार्मिक। सही पकड़ा, बिल्कुल। एक वो जो भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक है, जैसे मान लीजिए किसी राज्य में हिंदी भाषी ज्यादा है तो वहां तमिल या बंगाली बोलने वाले भाषाई अल्पसंख्यक हो गए। और दूसरे हैं धार्मिक अल्पसंख्यक, जिनकी पहचान उनके धर्म से जुड़ी है।
और धार्मिक अल्पसंख्यकों में मुख्य रूप से कौन कौन शामिल हैं जिन्हें ये दर्जा मिला हुआ है, मतलब ऑफिशियली? हाँ, ऑफिशियली भारत में 5 समुदायों को राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया था। ईसाई, बौद्ध, मुस्लिम, सिख और पारसी। बाद में जैन समुदाय को भी इसमें जोड़ा गया। अच्छा, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है मेरे मन में। अगर परिभाषा तय नहीं है तो ये दर्जा देने का आधार क्या है? मतलब सिर्फ गिनती तो नहीं है जैसा आपने अभी कहा? नहीं, सिर्फ गिनती बिल्कुल नहीं है। ये एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स मामला है। किसी समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित करने के पीछे सिर्फ उनकी एब्सोल्यूट नंबर्स नहीं देखी जाती। इसमें कई और फैक्टर्स अहम भूमिका निभाते हैं। जैसे कौन से फैक्टर्स? जैसे उनका थ्रेट परसेप्शन। क्या उस समुदाय को ऐसा महसूस होता है कि उनकी संस्कृति, उनकी पहचान, उनका तरीका जिंदगी खतरे में है? क्या उन्हें लगता है कि बहुसंख्यक समाज, मतलब मेजॉरिटी कम्युनिटी, उन पर हावी हो रही है? अच्छा, मतलब उनकी अपनी सब्जेक्टिव फीलिंग, उनका एहसास भी मायने रखता है कि वो कैसा फील कर रहे हैं। हाँ, उनका एहसास, उनका अनुभव बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही उनका कल्चरल डेवलपमेंट कैसा है? क्या वो अपनी भाषा, अपनी कला, अपनी परंपराओं को आसानी से आगे बढ़ा पा रहे हैं या उन्हें इसमें रुकावटें महसूस हो रही हैं? समाज में उनका रुतबा कैसा है? पावर स्ट्रक्चर में उनकी जगह कहाँ है? ये सब बातें मिलकर तय करती हैं कि किसी समूह को अल्पसंख्यक सुरक्षा की जरूरत है या नहीं। समझ गया। तो ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स का खेल नहीं, बल्कि एक समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिक पहलू भी जुड़ा हुआ है इससे। ये जानना दिलचस्प है। अब सवाल यह है कि संविधान में इन अल्पसंख्यक अधिकारों को मान्यता देने और सुरक्षा देने का मकसद क्या है? मतलब व्हाई डू वी नीड दीज स्पेसिफिक राइट्स? देखिए, इसके पीछे 2 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, राज्य यानी स्टेट को, सरकार को अल्पसंख्यकों के प्रति दमनकारी, मतलब ऑप्रेसिव होने से रोकना। देखिए, लोकतंत्र का सीधा सा मतलब है बहुमत का शासन। सरकार वही बनाते हैं जिन्हें ज्यादा वोट मिलते हैं ना। बिल्कुल। तो ऐसे में एक स्वाभाविक खतरा रहता है कि बहुमत की सरकार अल्पसंख्यकों के हितों को नजरअंदाज कर सकती है या जानबूझकर ऐसी नीतियां बना सकती हैं जो उनके खिलाफ हों। तो ये माइनॉरिटी राइट्स एक तरह से ब्रेक का काम करते हैं, ये सुनिश्चित करते हैं कि बहुमत की ताकत बेलगाम ना हो जाए। इसे एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल चेक एंड बैलेंस कह सकते हैं, ताकि डेमोक्रेसी वो टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी ना बन जाए। ये जरूरी भी है, वरना जिनकी संख्या कम है उनकी आवाज कौन सुनेगा? प्रिसाइसली, बिल्कुल सही कहा आपने। और दूसरा उद्देश्य है अल्पसंख्यकों को एक प्रोटेक्टिव जोन देना, एक ऐसा सुरक्षित दायरा, एक कवच जैसा, जिसके अंदर वो अपनी विशिष्ट पहचान, अपनी सेपरेट आइडेंटिटी, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी धार्मिक मान्यताओं को बिना किसी डर के जी सके, उन्हें सहेज सके और आगे बढ़ा सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी तरह अलग थलग पड़ जाएं। उद्देश्य ये भी है कि वो देश के विकास में, नेशनल डेवलपमेंट में, राष्ट्रीय जीवन में पूरी तरह से भागीदार बने। तो ये एक तरह का दोहरा लक्ष्य है, संरक्षण भी और समावेशन भी, मतलब प्रोटेक्शन एंड इंक्लूजन दोनों। ये संतुलन साध पाना ही शायद सबसे बड़ी चुनौती है। और यहीं से उनकी एक बुनियादी कमजोरी भी सामने आती है, जिसे पॉलिटिकल वल्नरेबिलिटी कहते हैं शायद। क्योंकि नेता चुने जाते हैं वोटों से और वोट आते हैं बहुमत से, तो अल्पसंख्यकों को हमेशा ये लगता है कि सत्ता में उनकी सीधी भागीदारी कम है, उन्हें अपनी जरूरतों के लिए बहुमत पर निर्भर रहना पड़ता है। हाँ, ये एक स्ट्रक्चरल इशू है जो हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप में इनहेरेंट है। अब अगर हम उन आम समस्याओं पर आएं, कॉमन प्रॉब्लम्स पर, जो लगभग सभी अल्पसंख्यक समुदायों को किसी न किसी हद तक झेलनी पड़ती हैं, तो तस्वीर और साफ होती है। हाँ, उन पर आते हैं। एक बात जो अक्सर महसूस होती है वो ये कि संविधान में अधिकार मिल जाने, कानून बन जाने के बाद भी जमीनी हकीकत कई बार अलग होती है। मतलब कागज पर तो बराबरी है, लेकिन समाज में, रोजमर्रा के जीवन में मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच रिश्तों में एक तरह का शक, एक सस्पिशन, एक दूरी सी बनी रहती है। ये अनुभव बहुत आम है। सामाजिक रिश्ते, सोशल रिलेशनशिप्स उतने सहज और सौहार्दपूर्ण, हार्मोनियस नहीं है जितने होने चाहिए। अल्पसंख्यकों को अक्सर अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी को लेकर एक सूक्ष्म या कभी-कभी प्रत्यक्ष खतरा महसूस होता है। खतरा मतलब कैसा खतरा? फिजिकल? जरूरी नहीं कि हमेशा कोई फिजिकल खतरा हो या बड़ी घटना हो, लेकिन आस पड़ोस में, काम की जगह पर, शिक्षण संस्थानों में, यहाँ तक कि आजकल सोशल मीडिया पर भी
ऐसे ताने, ऐसे जोक्स, ऐसे स्टेरियोटाइप सुनने को मिल जाते हैं जो उन्हें दूसरा होने का एहसास कराते हैं, दी अदरिंग। इससे एक निरंतर असहजता बनी रहती है। हाँ, समझ रहा हूँ। और ये सिर्फ सामाजिक स्तर तक ही नहीं है। अवसरों की समानता की बात करें तो सरकारी नौकरियों में, पब्लिक जॉब्स में, पुलिस या आर्म्ड फोर्सेस जैसी जगहों पर अल्पसंख्यकों का रिप्रेजेंटेशन, उनका प्रतिनिधित्व, उनकी आबादी के अनुपात में अक्सर कम पाया जाता है। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ योग्यता की कमी है या सिस्टम में कहीं कोई बायस है? ये एक बड़ा सवाल है। ये सवाल बिल्कुल जायज़ है। इसके साथ ही पिछले कुछ दशकों में देश में जो सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, कम्युनल रायट्स, भले ही वो लोकलाइज्ड हों, उनका असर बहुत व्यापक होता है। इनसे थ्रेट परसेप्शन यानी खतरे का डर बहुत बढ़ जाता है। हाँ, डर तो बढ़ता ही होगा। और ये डर फिजिकल इनसिक्योरिटी यानी शारीरिक असुरक्षा की भावना पैदा करता है। सोचिए, किसी शहर में दंगा हुआ हो तो वहां रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, भले ही वो सीधे प्रभावित न हुए हों, फिर भी उनके मन में एक डर बैठ जाता है। रात में बाहर निकलने से डरना, किसी खास मोहल्ले से गुजरने में हिचकना, ये सब उसी असुरक्षा का नतीजा है। फिजिकल इनसिक्योरिटी तो है ही, लेकिन एक और चीज है जो शायद इससे भी ज्यादा गहरी और परेशान करने वाली है। वो है साइकोलॉजिकल इनसिक्योरिटी, यानी मनोवैज्ञानिक असुरक्षा। हाँ, इसका ताल्लुक शायद हमारे इतिहास से, बंटवारे के घावों से और उसके बाद के राजनीतिक माहौल से भी है। कानून चाहे कितने भी बन जाएं, अगर मन में डर बैठा है, अगर भरोसा नहीं है, तो वो असुरक्षा जिंदगी को मुश्किल बना देती है। और ये साइकोलॉजिकल इनसिक्योरिटी कई बार असल खतरे से भी ज्यादा नुकसानदेह है, डेट्रिमेंटल होती है, क्योंकि ये लगातार बनी रहती है। ये व्यक्ति के आत्मविश्वास को कम करती है, उसे समाज से जुड़ने से रोकती है, उसे शक की नज़र से देखने पर मजबूर करती है। ये एक अदृश्य बोझ की तरह है जो वो ढोते रहते हैं। इसी मनोवैज्ञानिक पहलू की अहमियत को शायद नेहरू जी ने भी समझा था। उनका वो मशहूर कथन है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता, इंडियन सेक्युलरिज्म की असली परीक्षा इस बात में नहीं है कि बहुमत क्या सोचता है या क्या करता है, बल्कि इस बात में है कि अल्पसंख्यक कैसा महसूस करते हैं। क्या बात कही है, ये बहुत गहरी बात है। बिल्कुल, कानून बनाना, नीतियां बनाना जरूरी है, पर असली पैमाना तो अल्पसंख्यक समुदाय का एहसास है। क्या वो सच में सुरक्षित, सम्मानित और बराबर महसूस कर रहे हैं? ये लिटमस टेस्ट है, जैसा आपने कहा। ये दिखाता है कि सेक्युलरिज्म सिर्फ एक कानूनी या राजनीतिक व्यवस्था नहीं, बल्कि एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक अवस्था भी है। ये एक भरोसा है जो अल्पसंख्यकों के मन में पैदा करना और बनाए रखना जरूरी है। शिक्षा के क्षेत्र में भी अपनी चुनौतियां हैं। मुझे याद है 1960s के इंडियन एजुकेशन कमीशन ने भी भाषाई अल्पसंख्यकों की समस्याओं पर, लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम्स पर ध्यान दिलाया था। अपनी मातृभाषा में गुणवत्ता वाली शिक्षा ना मिल पाना या उनकी भाषा को स्कूलों में पर्याप्त महत्व ना मिलना, ये सब दिक्कतें थी। हाँ, और ये चुनौतियां आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। कई अल्पसंख्यक समुदाय अपने शैक्षणिक संस्थान चलाते हैं, जैसे मदरसे या मिशनरी स्कूल। ये संस्थान उनकी संस्कृति और मूल्यों को बनाए रखने में मदद करते हैं, लेकिन कई बार इन संस्थानों के सामने आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन की चुनौती होती है। मतलब कैसे समझें? मतलब उनका पाठ्यक्रम शायद आज की नौकरियों की ज़रूरतों से पूरी तरह मेल नहीं खाता। नतीजा ये होता है कि वहाँ से मिली डिग्रियों को कई बार खासकर सरकारी नौकरियों या उच्च शिक्षा के कुछ क्षेत्रों में पर्याप्त मान्यता, क्वालिफिकेशन नहीं माना जाता। हाँ, अरे सोचिए उस छात्र के बारे में जिसने सालों मदरसे में पढ़ाई की, लेकिन जब वो नौकरी के लिए या किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जाता है तो उसे कहा जाता है कि आपकी डिग्री मान्य नहीं है। कितना बड़ा धक्का और फ्रस्ट्रेशन होगी। बिल्कुल, ये चीज युवाओं को मुख्य धारा से काट सकती है। तो ये कुछ आम समस्याएं हैं जो ज्यादातर अल्पसंख्यक समूहों को प्रभावित करती हैं। लेकिन अब अगर हम कुछ विशिष्ट समुदायों की, स्पेसिफिक कम्युनिटीज की खास समस्याओं पर नजर डालें तो तस्वीर और जटिल हो जाती है। हाँ, ये जरूरी है, क्योंकि हर समुदाय का अपना इतिहास, अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति और अपनी चुनौतियां हैं। मुसलमानों से शुरू करते हैं। 2006 में आई जस्टिस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने तो जैसे पूरे देश को आईना दिखा गया था। हाँ, वो रिपोर्ट एक मील का पत्थर थी। उसने पहली बार इतने व्यापक पैमाने पर आंकड़ों के साथ ये दिखाया कि भारतीय मुसलमान मानव विकास के लगभग हर पैमाने पर, ह्यूमन डेवलपमेंट पैरामीटर्स पर
चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, राष्ट्रीय औसत से काफी पीछे हैं। सच्चर कमेटी ने कहा कि मुसलमान 3 तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। पहचान की चुनौती, सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा की चुनौती, और इक्विटी यानी विकास में बराबरी की हिस्सेदारी की चुनौती। उस रिपोर्ट के कुछ आंकड़े तो वाकई चौंकाने वाले थे। जैसे शिक्षा के बारे में क्या पता चला था? मुझे याद है काफी निराशाजनक था। हाँ, शिक्षा की हालत बहुत चिंताजनक थी। रिपोर्ट ने बताया कि 6 से 14 साल की उम्र के लगभग 25% मुस्लिम बच्चे या तो कभी स्कूल गए ही नहीं या बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। 25%? हर 4 में से एक बच्चा? बाप रे। हाँ, ये आंकड़ा राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा था। और उच्च शिक्षा में, हायर एजुकेशन में क्या हाल था? उच्च शिक्षा में तो प्रतिनिधित्व और भी कम था। देश की आबादी में मुसलमानों का हिस्सा उस वक्त लगभग 13.5% था, लेकिन ग्रेजुएशन करने वालों में वो सिर्फ 6% के आसपास थे, और पोस्ट ग्रेजुएशन में तो सिर्फ 2%। सिर्फ 2%? हाँ, आईएएस, आईपीएस जैसी प्रतिष्ठित सिविल सेवाओं में उनका प्रतिनिधित्व 3-4% के बीच था, और आर्म्ड फोर्सेस में भी लगभग 4%। हाँ। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि विकास की दौड़ में ये समुदाय कितना पिछड़ गया था। और रोजगार? रिपोर्ट में रोजगार को लेके क्या फाइंडिंग्स थी? मतलब नौकरियां वगैरह? शहरी इलाकों में काम करने वाले मुसलमानों में से केवल 27% ही रेगुलर सैलरी जॉब्स में थे, यानी पक्की तनख्वाह वाली नौकरी वाले। बस 27%? हाँ, बाकी या तो दिहाड़ी मजदूर थे या छोटे मोटे स्वरोजगार में लगे थे, जहां आमदनी और सुरक्षा दोनों कम होती हैं। स्वास्थ्य के मामले में भी मुस्लिम बहुल इलाकों में अक्सर सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी पाई गई। स्टंटेड चिल्ड्रन यानी जिनका शारीरिक विकास उम्र के हिसाब से नहीं हुआ, उनकी संख्या भी मुसलमानों में ज्यादा थी। ये सब मिलकर एक बहुत ही गंभीर तस्वीर पेश करते थे पिछड़ेपन और अवसरों की कमी की। सच्चर रिपोर्ट ने पहचान और सुरक्षा के मुद्दे भी उठाए थे। इसका क्या मतलब था, थोड़ा और बताएंगी? पहचान का मतलब है अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को लेकर सहज महसूस न कर पाना। कई बार उन्हें अपनी देशभक्ति पर शक किया जाता है, उन्हें अलग नज़र से देखा जाता है। सुरक्षा का मतलब सिर्फ शारीरिक सुरक्षा नहीं, बल्कि रोजगार की सुरक्षा, संपत्ति की सुरक्षा और एक भयमुक्त माहौल में जीने का अधिकार भी है। सच्चर रिपोर्ट ने इन अदृश्य लेकिन गहरे असर डालने वाले मुद्दों पर भी रोशनी डाली। तो ये तो हुई मुस्लिम समुदाय की बात। अब अगर हम ईसाइयों की तरफ देखें, क्रिश्चियंस की तरफ, तो उनके सामने किस तरह की खास चुनौतियां आती हैं? ईसाइयों के साथ एक बड़ा मुद्दा उनके धार्मिक प्रचार और सेवा कार्यों से जुड़ा है। उनके मिशनरीज जो दूर दराज के इलाकों में स्कूल, अस्पताल चलाते हैं, उन पर अक्सर ये आरोप लगते हैं कि वो सेवा की आड़ में धर्म परिवर्तन कराते हैं, फोर्स्ड कन्वर्जन्स। हाँ, ये आरोप तो अक्सर सुनने में आते हैं। और इन आरोपों को लेकर कई बार तनाव पैदा होता है और कभी-कभी उनके चर्चों या कार्यकर्ताओं पर हमले भी होते हैं। हाँ, ओडिशा में ग्राहम स्टेन्स और उनके 2 मासूम बच्चों को जिंदा जला देने वाली घटना कौन भूल सकता है? वो तो एक चरमपंथी हमले का बहुत ही विभत्स उदाहरण था। बिल्कुल, वो एक भयावह घटना थी, लेकिन वो अकेली नहीं है। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप और कभी-कभार होने वाली हिंसा ईसाई समुदाय में, खासकर जो आदिवासी या ग्रामीण इलाकों में सेवा कार्य कर रहे हैं, उनमें असुरक्षा, इनसिक्योरिटी का माहौल पैदा करती है। उन्हें शक की नज़र से देखा जाता है। और एक और पेचीदा मुद्दा है आरक्षण का, रिजर्वेशन का। दलितों को अनुसूचित जाति, शेड्यूल्ड कास्ट यानी एससी का दर्जा मिलता है और उससे जुड़े आरक्षण का लाभ मिलता है। हाँ, अगर कोई दलित सिख या बौद्ध धर्म अपनाता है तो भी उसे एससी का दर्जा मिलता रहता है। हाँ, लेकिन अगर कोई दलित ईसाई या मुस्लिम बनता है तो उसका एससी दर्जा खत्म हो जाता है। ये दलित ईसाइयों की एक पुरानी मांग है कि उन्हें भी एससी लिस्ट में शामिल किया जाए। हाँ, ये एक बहुत ही विवादास्पद और कानूनी रूप से जटिल मुद्दा है। इसके पक्ष और विपक्ष में कई तर्क दिए जाते हैं। एक तर्क ये है कि ईसाई और इस्लाम धर्म जाति व्यवस्था को नहीं मानते, इसलिए धर्म बदलने के बाद दलित पहचान नहीं रहनी चाहिए। अच्छा। दूसरी तरफ दलित ईसाइयों का कहना है कि धर्म बदलने से उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति नहीं बदलती, उनके साथ होने वाला भेदभाव जारी रहता है, इसलिए उन्हें आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। ये असमानता, नॉन यूनिफॉर्मिटी, निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती है और इस पर बहस जारी है। अब सिखों की बात करें। सिख समुदाय को आमतौर पर एक मेहनती और आर्थिक रूप से काफी संपन्न एफ्लुएंट समुदाय माना जाता है, लेकिन उनकी भी अपनी चिंताएं हैं। एक तो लिंगानुपात, सेक्स रेशियो की समस्या कुछ इलाकों में चिंताजनक है ना।
हाँ, पंजाब और हरियाणा के कुछ सिख बहुल इलाकों में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से भी कम रहा है, जो बेटे की चाहत और कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक बुराइयों की तरफ इशारा करता है। ये एक अजीब विरोधाभास है कि आर्थिक समृद्धि के बावजूद ये समस्या बनी हुई है। ये तो है। इसके अलावा सिख समुदाय ने एक बहुत ही मुश्किल दौर देखा है 80 के दशक में। खालिस्तान आंदोलन, फिर स्वर्ण मंदिर में सेना का ऑपरेशन ब्लू स्टार, उसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या और फिर दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में हुए भयंकर सिख विरोधी दंगे, कम्युनल वायलेंस। वो भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय था। हजारों निर्दोष सिख मारे गए थे। बिल्कुल। उन घटनाओं ने सिख समुदाय और बहुमत समुदाय के बीच जबरदस्त तनाव, स्ट्रेन पैदा कर दिया था। एक गहरी चोट और अविश्वास की भावना पैदा हुई थी। हालांकि वक्त के साथ जख्म भरे हैं, रिश्ते सुधरे हैं और सिख समुदाय ने अपनी रेजिलियंस दिखाई है, लेकिन उन घटनाओं की कड़वी यादें समुदाय की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का हिस्सा हैं। उस दौर की असुरक्षा की भावना को पूरी तरह मिटा पाना आसान नहीं है। सही कहा। और आखिर में पारसी समुदाय, पारसीज, उनकी कहानी तो बिल्कुल ही अलग है। वो भारत के सबसे पुराने अल्पसंख्यक समूहों में से एक हैं। देश के विकास में उनका योगदान बहुत बड़ा रहा है और वो सबसे समृद्ध समुदायों में भी गिने जाते हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी चिंता उनकी लगातार घटती आबादी है, ड्विंडलिंग नंबर्स। हाँ, ये उनकी एक बहुत ही अनोखी और गंभीर समस्या है। पारसी समुदाय बहुत ज्यादा इनवर्ड लुकिंग है। मतलब वो काफी हद तक अपने ही समुदाय के दायरे में रहते हैं। उनके धर्म में बाहर से किसी को शामिल करने यानी धर्म परिवर्तन, कन्वर्जन की कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यक्ति जन्म से ही पारसी हो सकता है। अच्छा, और समुदाय से बाहर शादी करने पर भी शायद कुछ पाबंदियां हैं एक्सोगेमी को लेकर? हाँ, खासकर पारसी महिलाओं के लिए। अगर कोई पारसी महिला किसी गैर पारसी पुरुष से शादी करती है तो उनके बच्चों को आमतौर पर पारसी धर्म में शामिल नहीं किया जाता और न ही उन्हें समुदाय की कई सुविधाओं का लाभ मिलता है। पारसी पुरुषों के गैर पारसी महिलाओं से शादी करने पर नियम थोड़े अलग हो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर अंतरधार्मिक विवाह, एक्सोगेमी को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। ओह, तो इसका मतलब हुआ कि समुदाय में नए लोग जुड़ नहीं सकते और जो हैं वो भी अगर बाहर शादी करें तो अगली पीढ़ी समुदाय से बाहर हो जाती है। साथ ही शायद जन्म दर भी कम है, बर्थ रेट। बिल्कुल, पारसी समुदाय में जन्म दर काफी कम है। लोग देर से शादी करते हैं या करते ही नहीं हैं। मृत्यु दर जन्म दर से ज्यादा है। इन सब कारणों से उनकी आबादी लगातार घट रही है। कुछ अनुमानों के मुताबिक भारत में अब 60,000 से भी कम पारसी बचे हैं। 60,000 से भी कम पूरे भारत में? हाँ, ये उनके लिए एक अस्तित्व का संकट है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। कैसे अपनी विशिष्ट पहचान को बनाए रखें और साथ ही समुदाय को लुप्त होने से बचाएं। इसके लिए जियो पारसी जैसी सरकारी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, लेकिन चुनौती बहुत बड़ी है। तो हमने देखा कि समस्याएं कितनी विविध हैं। कहीं पिछड़ापन और भेदभाव है, कहीं पहचान और सुरक्षा का संकट, तो कहीं घटती आबादी की चिंता। इन सभी समस्याओं को अगर नजरअंदाज किया जाए, अगर इन पे ध्यान न दिया जाए, तो इसके परिणाम कितने खतरनाक हो सकते हैं। डेंजरस। इसके परिणाम बहुत गंभीर और दूरगामी हो सकते हैं। इतिहास हमें बार बार चेतावनी देता है। हमारे अपने पड़ोस में ही देखिए, 1971 में बांग्लादेश का बनना। हाँ, तत्कालीन पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार और व्यवस्था ने पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, के लोगों की भाषा, संस्कृति, आर्थिक और राजनीतिक आकांक्षाओं को लगातार नजरअंदाज किया, उन्हें दबाया। नतीजा क्या हुआ? एक रक्तरंजित गृहयुद्ध और देश का विभाजन। हाँ, वो एक क्लासिक उदाहरण है कि जब किसी बड़े समूह को लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है और उनकी सुनवाई नहीं हो रही, तो वो अलग होने तक की सोच सकते हैं। बिल्कुल। और हाल के दशकों में श्रीलंका में तमिल अल्पसंख्यकों और सिंघली बहुमत के बीच जो लंबा और क्रूर गृहयुद्ध चला, ब्रूटल वायलेंस, उसके मूल में भी कहीं न कहीं अल्पसंख्यकों की शिकायतों की अनदेखी और उनके अधिकारों का हनन था। जब किसी अल्पसंख्यक समूह के युवाओं को लगता है कि उनके लिए सिस्टम में कोई जगह नहीं है, उन्हें बराबरी के मौके नहीं मिल रहे, वो लगातार भेदभाव और निराशा, फ्रस्ट्रेशन झेलते हैं, तो उनमें से कुछ गुमराह होकर चरमपंथ और आतंकवाद, टेररिज्म जैसी विनाशकारी गतिविधियों, नेफेरियस एक्टिविटीज़ का रास्ता भी अपना सकते हैं।
ये न सिर्फ उस समुदाय के लिए बल्कि पूरे देश की सुरक्षा, स्थिरता और अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। तो ये स्पष्ट है कि इन समस्याओं का समाधान खोजना कितना जरूरी है। अब सवाल ये है कि हमारा संविधान और हमारी सरकारें इस दिशा में क्या कर रही हैं। संविधान में अल्पसंख्यकों को क्या सुरक्षा कवच दिए गए हैं? हाँ, भारत का संविधान इस मामले में काफी प्रगतिशील है। जैसा हमने शुरू में बात की, अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज शब्द का इस्तेमाल संविधान में 2 मुख्य अनुच्छेदों आर्टिकल्स में किया गया है, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। ये आर्टिकल्स क्या अधिकार देते हैं, थोड़ा विस्तार से बताएंगी? जरूर। आर्टिकल 29 भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को जिनकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर, उसे बनाए रखने का अधिकार देता है। अच्छा। ये सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए नहीं बल्कि किसी भी वर्ग के लिए है, पर अल्पसंख्यकों के लिए ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इसी आर्टिकल का दूसरा हिस्सा कहता है कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब नो डिस्क्रिमिनेशन इन एडमिशन। ठीक है। और आर्टिकल 30 वो शायद शिक्षण संस्थानों से जुड़ा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। हाँ, आर्टिकल 30 अल्पसंख्यकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन एडमिनिस्टर करने का अधिकार देता है। ये उन्हें अपनी संस्कृति और मूल्यों के अनुसार अपनी अगली पीढ़ी को शिक्षित करने की आज़ादी देता है। सरकार इन संस्थानों को सहायता देने में इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती कि वो किसी अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा प्रबंधित हैं। तो ये संवैधानिक प्रावधान तो काफी मजबूत लगते हैं। इनके अलावा सरकारी स्तर पर क्या पहले हुई हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स? समय समय पर सरकार ने अल्पसंख्यकों के कल्याण, वेलफेयर और विकास के लिए योजनाएं बनाई हैं। पंचवर्षीय योजनाओं 5 ईयर प्लान्स में उनके लिए विशेष प्रावधान, स्पेशल प्रोविजंस किए जाते रहे हैं। सच्चर कमेटी की सिफारिशों के बाद प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम आया, प्राइम मिनिस्टर्स 15 पॉइंट प्रोग्राम, जिसका मकसद अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों के लिए शिक्षा, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच को बेहतर बनाना था। और वो अल्पसंख्यक केंद्रित जिलों की पहचान, माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेशन डिस्ट्रिक्ट्स, वो भी इसी दिशा में एक कदम था? जी हाँ, देश भर में ऐसे 90 जिलों की पहचान की गई जहां अल्पसंख्यकों की आबादी काफी घनी है और जो सामाजिक, आर्थिक और बुनियादी सुविधाओं के मानकों पर पिछड़े हुए हैं। इन जिलों में विकास योजनाओं जैसे स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी, सड़कें, पीने का पानी आदि को प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का लक्ष्य रखा गया, ताकि वहां के अल्पसंख्यक समुदायों को विकास की मुख्य धारा में लाया जा सके। अल्पसंख्यक मामलों का एक अलग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, भी बनाया गया। तो संवैधानिक सुरक्षा भी है और सरकारी योजनाएं और कार्यक्रम भी। फिर भी समस्याएं बनी हुई हैं, जैसा हमने पूरी चर्चा में देखा। तो कमी कहाँ रह जाती है, इम्प्लीमेंटेशन में या कहीं और? मसला क्या है? ये $1 मिलियन सवाल है। देखिए, कानून और नीतियां बना देना पहला कदम है और वो जरूरी है, लेकिन असली चुनौती उनके प्रभावी कार्यान्वयन में है, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन में। इसमें कई स्तरों पर दिक्कतें आती हैं। ब्यूरोक्रेटिक एपैथी या लाल फीताशाही हो सकती है, राजनीतिक इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल विल की कमी हो सकती है, जमीनी स्तर पर जानकारी का अभाव हो सकता है, और सबसे बढ़कर संसाधनों का सही इस्तेमाल न होना। कई बार योजनाएं तो अच्छी बनती हैं, पर उनका लाभ सही लोगों तक पहुंच ही नहीं पाता। और शायद सामाजिक मानसिकता, सोशल माइंडसेट भी एक बड़ा रोड़ा है। कानून तो बदल जाते हैं, पर लोगों की सोच बदलना ज्यादा मुश्किल होता है ना? है ना? बिल्कुल। ये शायद सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल चुनौती है। जब तक समाज में, खासकर बहुमत समुदाय में, अल्पसंख्यकों के प्रति पूर्वाग्रह, प्रेजुडिस, शक और भेदभाव की भावना रहेगी, तब तक सिर्फ कानून और योजनाएं पूरी तरह सफल नहीं हो सकती। जरूरत है आपसी समझ, सम्मान और भरोसे का माहौल बनाने की। जरूरत है ये मानने की कि विविधता भारत की कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। इसके लिए शिक्षा व्यवस्था में बदलाव, मीडिया की सकारात्मक भूमिका और नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। ये एक लंबी लड़ाई है जिसमें कानूनी और सरकारी प्रयासों के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव भी लाने होंगे। सच कहा।
ये सिर्फ सरकार का काम नहीं, हम सबका काम है। तो हमने आज भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों की विभिन्न समस्याओं और उनसे जुड़े संवैधानिक व सरकारी पहलुओं पर विस्तार से बात की। ये एक जटिल और संवेदनशील विषय है जिसके कई आयाम हैं। अब अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए सोचने को। हमने संरक्षण और समावेशन की बात की, प्रोटेक्शन एंड इंक्लूजन। पर क्या वास्तविक राष्ट्रीय एकता का मतलब ये है कि अल्पसंख्यक अपनी अलग पहचान छोड़कर मुख्य धारा में पूरी तरह घुल मिल जाएं? या इसका मतलब ये है कि मुख्य धारा खुद को इतना विस्तृत और लचीला बनाए कि उसमें सभी अलग अलग पहचान सम्मान के साथ फल फूल सकें? एक सच्चे सेक्युलर राष्ट्र में यह संतुलन कैसे साधा जाए? ये सवाल वाकई सोचने लायक है, गहरा सवाल है। Okay, so we hope you liked our today's discussion on problems of religious minorities. For more such discussions on UPSC topics, subscribe to the UPSC podcast channel. Dhanyavad, Jai Hind.